तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी गेन पर। तो मैंने इससे पहले 2 प्लेलिस्ट बनाकर ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दी हैं, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिकल वायरिंग अर्थिंग के बारे में तथा दूसरे में पीएलसी और स्काडा के बारे में बताया हुआ है। इसमें मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले सभी क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज उसमें कवर कर लिया है, तो आप उसे पढ़ के एग्ज़ाम में दे सकते हैं। पिछले वर्षों के सारे एग्ज़ाम्स के मैंने उसमें पॉइंट कवर किए हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए हैं, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। मैं जानता हूँ उसमें काफ़ी कम लेक्चर्स हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कवर किया है। अगर आपको डिप्लोमा या और ज़्यादा नॉलेज के लिए वो चीज़ चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको और दे दूँगा। चलिए फिर आज शुरू करते हैं नेटवर्क से। हम आज नेटवर्क को देखेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं सर्किट क्या होता है। सर्किट हमेशा एक क्लोज पाथ होता है, मतलब ये एक सर्किट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बैटरी से करंट जाएगा, बल्ब में जाएगा, बल्ब में कोई रेजिस्टेंस होगा, उससे लाइट निकलेगी और उसके बाद फिर वापस करंट इसमें आ जाएगा और ये पाथ हो गया क्लोज। तो आई एक क्लोज पाथ में फ्लो कर रहा है, तो ये सर्किट कहलाएगा। लेकिन नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क मे और मे नॉट बी क्लोज्ड। ये एक नेटवर्क जो है वो एक क्लोज पाथ में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ऐसा ओपन हो, इधर से ओपन और इधर से भी ओपन, ठीक। और या एक सबसेट हो सकता है, ठीक, सबसेट हो सकता है एक सर्किट का। मतलब ये जो सर्किट है इसका एक सबसेट भी हो सकता है। तो इसमें सबसेट है कि नहीं है, बताइए। दिख रहा है आपको? नहीं दिखा तो मैं बताता हूँ। देखिए, ये है नेटवर्क, ये सबसेट है। इसकी परिभाषा मैं आपको अभी देता हूँ आगे। देखिए, ये बैटरी को अलग कर दें अराउंड और बल्ब को अलग कर दें, तो ये जो हिस्सा है बचा हुआ, ये नेटवर्क कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, नीचे परिभाषा तो देखते हैं ये चीज़ भी। तो चलिए देखते हैं आगे। बेसिकली क्या होता है, जो एक नेटवर्क होता है वो क्या काम करता है, ट्रांसफ़र द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड रिक्वायर्ड फॉर दिस एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि एक पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक एनर्जी को पहुंचाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे नेटवर्क कहते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्यों बोला है, नेटवर्क बहुत तरीके के होते हैं। हम लोगों ने वो इंटरनेट होता है, ये भी एक नेटवर्क का ही प्रकार है, ठीक है ना। और हम लोग अलग अलग नेटवर्क देखते हैं, लैन, वैन, ये सब जो नेटवर्क्स हैं, ये सारे के सारे जो नेटवर्क हैं वो कंप्यूटर्स में होते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल बोला है, ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कहाँ पर डिफाइन किया जाता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यानी कि आर, एल, सी, वी, आई, मतलब वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इन सब का इंटरकनेक्शन होता है, उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम वहीं देखें एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये फॉर्मूला होता है, ये आप अभी देख लीजिए, ये आगे काम आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे पूछ लेते हैं कंजर्वेशन चार्ज का फॉर्मूला बताइए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, आपको लिख देता हूँ। जहाँ पे जे होता है डेंसिटी, करंट डेंसिटी होती है। रो वी होता है चार्ज, रो वी है ना, वी का मतलब है वॉल्यूम, यानी कि ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो का मतलब है वॉल्यूम वो चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम पर जो चार्ज है उसको हम रो वी से कहेंगे। और डेल टी का मतलब क्या है, डेल का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट का। मतलब अगर ये कोई एक बड़ा सा पार्ट है तो इसका एक मैं बहुत छोटा सा पार्ट, जैसे ये बिंदु टाइप का ले लूँ खाली, तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो रो वी कहलाएगी। और पूरे पे हम जब बात करेंगे तो वो जे होगी, वो पूरे सरफेस में कवर करेगा। एक पॉइंट पे कहेंगे तो डेल वी। और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन, अब छोटे समय के अंदर जो चार्ज में चेंज हुआ है वो देखना, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज है एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, किसकी, एटॉमिक पार्टिकल की।
जो एक बेसिक क्वांटिटी है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम में, ये आपको मैंने बताया था। अब इससे एक चीज़ देखिए, जब एक कूलाम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब क्या है, जो कूलाम है वो लार्ज यूनिट है चार्ज की। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलाम चार्ज है। अब एक कूलाम बनाने के लिए हमको 624 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, मतलब जो 6.24 इंटू 10⁻18 है उतने इलेक्ट्रॉन्स और उनके ऊपर जो चार्ज है वो सारा जब हम ले लेंगे एक साथ तो एक कूलाम बनेगा, एक कूलाम चार्ज बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो कूलाम है वो लार्ज है, ठीक है, लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज। अब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, इट स्टेट दैट द चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जो एक, मान लीजिए एक ये बॉडी है, इसके अंदर चार्ज है बहुत सारा, तो इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते कभी। ऐसा होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें ये चार्ज ख़त्म हो जाता है जब ये इसमें से इसमें ट्रांसफर होने लगता है और इसको स्टेबल करता है, अपने आप को भी स्टेबल कर लेता है। तो अगर ये चार्ज बॉडी है तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो फ्लो होगा ऐसे, तो इससे हमें मिलेगी करंट। लेकिन ये क्या है, ये खाली होने लगेगा। तो क्या है, चार्ज को हमने ना क्रिएट करा, जब हम इसे चार्ज करेंगे फिर से चार्ज डालेंगे इसके अंदर कूलाम एनर्जी, तो ये चार्ज होगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आएंगे कहाँ से, जिससे हमने चार्ज किया है। ऐसे ही जब इसमें से हम चार्ज को निकालेंगे तो दूसरी बॉडी में जाएगा चार्ज, तो इसमें से गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हमने यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उसको इसके अंदर डाल दिया। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। अब देखिए करंट। करंट क्या होता है, करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट कहते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए, जैसे ये है, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो जो करंट होगा वो उसकी विपरीत दिशा में फ्लो होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे और ऐसे किसी जगह पहुँचेंगे ट्रांसफ़र होके, तो करंट ऐसे फ्लो होगा उसी समय, ठीक है। रेट, अब इसको हम कैसे और कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी कि dQ/dt इज कॉल्ड एज करंट, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, या फिर हम इसे कहते हैं कूलाम पर सेकेंड, ठीक। अब ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की मेनली क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि होल्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, ना कि मेटल्स में। तो वोल्टेज को देखते हैं। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स जो होती है रिक्वायर्ड होती है, ठीक। अब इन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो फोर्स प्रोवाइड की जाती है वो ईएमएफ होती है, और ईएमएफ को ही हम कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं वोल्ट dW, यानी कि वर्क अपॉन स्मॉल वर्क अपॉन स्मॉल चार्ज। मतलब स्मॉल चार्ज पर जो कार्य किया जाता है उसको हम, जितना कार्य एक स्मॉल चार्ज पर जितना कार्य किया जाएगा उसको हम वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, जूल पर कूलाम, और वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब देखिए ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है, m चार्ज है, मतलब m जो है एक मास है, वो 0.1 से 0.2 तक जाता है, ठीक। तो 0.1 से जब 0.2 तक जाता है तो mg h1 - h2 आती है वैल्यू।
इसी तरीके से जब एक चार्ज, इसी तरीके से, हाँ थोड़ा सा नीचे, हाँ अब इसी तरीके से जब एक चार्ज को V1 से V2 लाया जाता है तो वो भी ऐसे ही आता है QV1 माइनस V2। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है इफ रेफरेंस चेंज होता है, अगर रेफरेंस चेंज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस तब भी सेम रहता है। अब जैसे मान लीजिए ये एक रेफरेंस है इसके लिए ना, ये रेफरेंस है, मान लीजिए अगर ये 0 वोल्ट पे है यानी कि ग्राउंड पे है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से V2 की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी और V1 की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, लेकिन V1 और V2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। अगर मैं मान लीजिए रेफरेंस वैल्यू को 0 से अगर हम 1 पे कर दें, ग्राउंड का जो रेफरेंस है हम ना लेके 1 वोल्ट कोई रेफरेंस ले लें या 5 वोल्ट कोई रेफरेंस ले लें, तो V1 की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और V2 की जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अब चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए इनके पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको यहाँ पे यही बात समझाई गई है, थोड़े अलग तरीके से, आपको समझनी है तो समझ सकते हैं, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देखिए, ये हायर पोटेंशियल पे होगा क्योंकि इसका पॉजिटिव साइन है, इसका नेगेटिव साइन है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक, तो अब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करेंगे। ठीक, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू -5 लिख दिया। अब VA माइनस VB, तो अब क्या है, VA जो है वो बड़ा है VB से। समझ रहे हैं आप बात को? हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर अभी कि VA की वैल्यू क्या है, VB की वैल्यू क्या है, हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये इस बात के लिए श्योर हैं कि VA VB से बड़ा होगा। हमें पर्टिकुलर वैल्यू से मतलब नहीं है यहाँ पे इतना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं पावर क्या होती है। पावर होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग, और यूनिट इज़ वॉट। थोड़ा सा छुप गया है वॉट, ये देखिए वॉट, यूनिट वॉट है। ठीक है, तो P क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, P इक्वल टू dW/dt, इसको कहेंगे जूल पर सेकेंड। जूल किसी है वर्क की, और T की यूनिट हो गई सेकेंड्स। ठीक है, इसे हम अदर वॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ही एक चीज़ है, आपको मैंने V के लिए बताया था dW/dQ बताया था। ठीक है, और उसके लिए करंट के लिए बताया dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। ठीक, तो इसका वैल्यू हो गई यहाँ पे V, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर T, तो ये हमारा P इक्वल टू V/I हो गया, सिंपल। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कब डिलीवर करता है कब एब्जॉर्ब करता है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो V डिलीवर ये हो गया, कैसे, देखिए I यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पर निगेटिव साइन है और यहाँ पॉजिटिव साइन, ये पहले से हमें दिया होगा तभी हम पता कर पाएंगे उस वक्त। ठीक है, तो अब ये अगर दे रखा है तो क्या है, करंट इधर से जा रहा है, तो इधर से हमने वैल्यू देखी माइनस आ रहा है, पहले ही आ रहा है, तो हमने लिख दिया -V/I। तो P क्या हो गया, पावर डिलीवर कर रहा है, यानी कि इसका मतलब इसमें से पावर निकल रही है, तो ये एक सोर्स की तरह काम करेगा। मेनली क्या होता है, हमें देखना होता है, अगर पॉजिटिव से करंट बाहर निकला है, पॉजिटिव से करंट बाहर निकला है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और करंट बाहर निकला है, तो वहाँ पर पावर डिलीवर की जाती है। ठीक है, और अगर करंट जो है पॉजिटिव की तरफ से अंदर आया है तो वहाँ पर पावर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो अब बस हमें यही चीज़ देखनी है हर एक में। तो पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव से करंट अंदर जाना है यानी कि पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, ये पावर डिलीवर करेगा, तो ये एक सोर्स की तरह काम करेगा। ऐसे इसमें देखिए पॉजिटिव से करंट अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये एब्जॉर्ब करेगा और
पावर रिसीव होगी। और देखिए निगेटिव थी यानी कि डिलीवर कर रहा था तो नेगेटिव में आ रहा था, जब एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव में आता है, इक्वल टू वी आई। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ यहाँ पर लिख रखी हुई है, यही परी जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखी हुई है, आप अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर लोड और सोर्स, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के लिए दिखाया हुआ है कि कब वो लोड की तरह काम करते हैं और कब वो सोर्स की तरह काम करते हैं। तो देखिए लोड मेनली पावर लेने के लिए बना होता है। देखिए प्लस से एंटर कर रही है तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। प्लस से करंट बाहर निकल रही है तो ये डिलीवर कर रहा है। ऐसे इसमें प्लस से एंटर कर रहा है तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इसमें प्लस से बाहर निकलेगा यानी कि माइनस से एंटर कर रहा है तो ये डिलीवर करेगा। ऐसे इसमें भी देखिए करंट बाहर जा रही है और इधर पॉजिटिव है। तो अगर हम इसी को आगे करके एक एरो बना के देख लें ऐसे, तो क्या हो रहा है, प्लस से करंट बाहर निकल रही है यानी कि ये डिलीवर करेगा। अब इसमें देखिए इसमें नीचे की तरफ जा रहा है तो एरो, यहाँ पे एक एरो बना लीजिए ऐसे, जिस दिशा में इसका एरो होगा करंट सोर्स का उसी तरफ से बनाइएगा। तो ये ऐसे जा रहा है तो ये प्लस से अंदर जा रहा है तो यानी कि ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, इट स्टेट दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हम ना एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसे एक एनर्जी फॉर्म से दूसरी एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने शुरू में देखा था, बैटरी में क्या थी, केमिकल एनर्जी थी, ठीक है, उसने फिर उसे कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर नेटवर्क के थ्रू, तारों के थ्रू गई बल्ब में, तो बल्ब ने क्या करा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से चेंज किया, किस में, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो इससे क्या मतलब निकलता है, जब हम चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो हम पावर, जो उसका, इस रीज़न से हम कह सकते हैं जो एल्जेब्रिक सम होगा पावर का वो ज़ीरो होगा एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब एक इक्वल पर्टिकुलर टाइम पर सारे के सारे जो भी सोर्स या फिर लोड होंगे, वो जो पावर एब्जॉर्ब या डिलीवर कर रहे होंगे, वो उन सबको मिलाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक पॉइंट पर केवीएल और केसीएल की बात करते हैं तो केसीएल पे एक पॉइंट बीजगणित जो शून्य होता है तो उसमें आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग, वैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं एब्जॉर्ब करने वाली पावर और डिलीवर होने वाली पावर वो एक पर्टिकुलर टाइम पर निश्चित होगी कि या तो वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा या डिलीवर कर रहा होगा, तो उसको जो उससे एल्जेब्रिक सम होगा वो ज़ीरो होगा, यानी कि एप्सिलॉन पी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एप्सिलॉन पी डिलीवर इक्वल टू एप्सिलॉन पी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, नीचे इसका सर्किट दे रखा है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हर एक कंपोनेंट की पावर फाइंड आउट करनी है। अब पावर फाइंड आउट करने से पहले हमें तीन पावर्स पहले से दे रखी हैं, तीन सोर्सों की, 10 वोल्ट वाले की, 2 वोल्ट वाले की और 3 वोल्ट वाले की, +100 -18 और प्लस का 3 वोल्ट है, ये 3 वाट है। ठीक है, तो ये पावर दे रखी है हर एक के लिए। तो इससे हमें क्या क्या पता चल जाएगा, हमें उसकी करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी और करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। दोनों चीज़ें हमें पता चल जाएंगी क्योंकि हमें पता है एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब उसके थ्रू हम इस सर्किट के अंदर 3 वोल्टेज हैं, V1, V2 और V3, इनका पता करेंगे। इससे क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगी, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस हम निकाल सकते हैं कि हमें इसके अक्रॉस तो पता ही है, तो हम यही करते हैं। तो V1, V2, V3 निकालेंगे। V1 पहले निकाला हमने रेफरेंस मान के, V2 निकाला, V3 निकाला, ठीक है, और रेफरेंस हमने ये लिया है यहाँ पर 0। ठीक, फिर हमने जब निकाल लिया तो हमें वोल्टेज निकालना है 5 एम्पियर सोर्स के अक्रॉस, 5 एम्पियर सोर्स के अक्रॉस, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर के अक्रॉस। तो V1/0, V2/0 और यहाँ पे V2 - V3 और ये V3/0, V3 - 0। तो ऐसे करके हम ये सारे के सारे सोर्स के वोल्टेज निकाल लेंगे। तो हमें वोल्टेज पता चल गए सबके, करंट हमें पहले से पता है। ठीक है, तो अब V × I करके हम सीधे पावर निकाल लेंगे। तो पावर 4 एम्पियर के लिए, पावर 5 एम्पियर के लिए, पावर 6 एम्पियर के लिए हमने निकाल ली। तो हमें माइनस में जो वैल्यू मिली वो डिलीवर कर रही हैं, जो प्लस में वैल्यू मिली वो एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो हम इसे रीचेक करने के लिए कैसे कर सकते हैं,
पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू पावर डिलीवर होता है। तो हमने जितने भी एब्जॉर्ब करने वाले थे वहाँ 100 और 3 वाट थे एब्जॉर्ब करने वाले, और ये है एक एब्जॉर्ब करने वाला 25 वाट। ये सारे के सारे एक जगह ले लिए। ऐसे ही डिलीवर करने वाले हमने माइनस का ये और माइनस का 18, इन सबको एक जगह ले लिया। दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमारी इक्वेशन सही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये जूल्स में नापी जाती है। तो ये इसका फॉर्मूला है, W इक्वल टू PT/dt। ठीक है, चलिए अब हम सर्किट एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सर्किट एलिमेंट्स में हम खाली आज रजिस्टर की बात करेंगे, ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। तो सर्किट एलिमेंट क्या होता है? सर्किट एलिमेंट एंड एनी एलिमेंट विच इज़ कम्प्लीटली कैरेक्टराइज्ड बाय VI रिलेशनशिप, यानी कि V और I के बीच में जैसा रिलेशनशिप होगा वो हमको बताएगा कि वो कौन सा सर्किट एलिमेंट है। ठीक है, तो रजिस्टर के लिए हम लोग देखते हैं, इफ़ वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इज लीनियरली proportional to I through then that the element can be called as resistor। मतलब क्या है? अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के तो वो जो होगा वो रजिस्टर कहलाएगा, यानी कि R कहलाएगा। तो रजिस्टर हो गया, रजिस्टर आपको पता चल गया। तो आप देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है इलेक्ट्रिकल करंट का इलेक्ट्रिक सर्किट में फ़्लो होने का। ठीक है, अब जो ये फ़्लो होने का अपोज कर रही है उसके कारण क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम करती है हीट एनर्जी के रूप में। तो जो हीट एनर्जी इसमें से निकलेगी वो एनर्जी वो कंज्यूम करता है रजिस्टर। ठीक है, तो अब देखते हैं P क्या होता है। देखिए, अगर एक रजिस्टर इसमें हमने लगा दिया एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, तो अब क्या होगा? P इक्वल टू VI, ये कंज्यूम होगी एनर्जी। तो V जो होगा वो वोल्टेज ड्रॉप होगा इससे इसके बीच में, तो V इक्वल टू IR। ठीक है, तो I² R आ गया। पावर क्या होती है? पावर W इक्वल टू एनर्जी क्या होती है? W इक्वल टू P/dt। ठीक है, तो I² RT करेंगे तो W हमें मिलेगा P² IRT, यानी कि T यानी कि कितने समय तक वो फ्लो होगी। जितने समय तक वो फ्लो होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। तो हम रेजिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? R इक्वल टू W I² T। इसको हम कहते हैं जूल पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। रेजिस्टेंस कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज एनर्जी डिसिपेटेड टाइम पर यूनिट। ये चीज़ जो लिखी है यहाँ पे वही यहाँ पे बताई गई है। ओम्स लॉ क्या होता है? ये बहुत बार पूछा जाता है। ओम्स लॉ जो है ये कहता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट जो है, करंट डेंसिटी यानी कि J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, यानी कि E के। ये ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म में लिखने का तरीका है। यानी कि ओम्स लॉ कहता है जो करंट डेंसिटी होती है उसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ठीक है, तो हम इसे ऐसे कहते हैं J इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, और इसे ही पॉइंट फॉर्म कहते हैं। अब अगर हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से में लिखें तो हम कहते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर हम देखें एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, अब एक तार की बात करें सॉलिड कंडक्टर की, तो उसका एक एरिया A होगा, I उसमें करंट फ्लो होगी, L लेंथ होगी। तो हम देखते हैं करंट चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में यहाँ पे A ले लेते हैं हम, एरिया जितना है। ठीक है, तो ये ले लिया। अब कंडक्टिविटी जो होती है वो सिग्मा होती है, तो उसका अपोजिट मतलब क्या होगा? 1/ρ रेजिस्टिविटी होगी, तो 1/ρ ले लिया। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी एक लेंथ में फैली हुई है, तो क्या होगा? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पर लेंथ जितनी लेंथ होगी ये, तो L लिख दिया। ठीक है, हमने ये लिया V इक्वल टू, तो इससे हमें क्या दिख रहा है? ρL/A। तो हमने इसको रेजिस्टेंस मान लिया उस समय, इसे कांस्टेंट का नाम दिया R, और V इक्वल टू IR आ गया। इससे हमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मिला है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म हो गई, और इसे सर्किटल फॉर्म कहते हैं, उसे पॉइंट फॉर्म कहते हैं, इसे
सर्किटल फॉर्म कहते हैं, यानी कि सर्किट में जो अप्लाई होती है वो फॉर्म है ये। मेन फॉर्म जो होती है मेन, वो होती है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि जी होता है, यानी कि ये कंडक्टिविटी, ये थर्ड फॉर्म हो गई। और एक फॉर्म ये वाली भी होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट शोज दैट, अब हमने वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की थी ना, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर ना हो तो T2 पे क्या होगा, तो जो T1 पे रेजिस्टेंस था उसमें 1 प्लस अल्फ़ा dt जुड़ जाता है, जहाँ पे T1 क्या है, रेजिस्टेंस है टेम्परेचर 1, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर 2, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ओम्स लॉ वैलिड, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ वैलिड होता है केवल जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और कंडक्टिविटी, दोनों चीज़ कांस्टेंट हो। कंडक्टिविटी का मतलब वही सिग्मा की वैल्यू, अगर सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी तो ये ओम्स लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम नेटवर्क का अगला पार्ट देखेंगे जिसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर्स और KVL KCL के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए फिर, तब तक के लिए गुड बाय।